Good morning, class. Welcome to the last lecture of this chapter. एक डिबेट बच गया था, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, पेज नंबर 65 में, व्हेन वी वर स्टडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी वर स्टडिंग इट वी हैव सीन दैट कि डब्ल्यूटीओ जो है वो रूल्स बनाता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती रूल फॉलो करने की कोशिश करता है या लागू करने की कोशिश करता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ उसी रूल्स को फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से ट्रेड इक्विलिब्रियम स्टेट्स में नहीं आता है या बैलेंस नहीं होता है ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं सुनती और डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो फोर्स करता है अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए। कृषांश भी कल एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या एमएनसी है, तो नहीं, एमएनसी नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो ट्रेड को मैनेज करता है। एमएनसी तो कर ही रहा है खुद, बट जैसे ये डब्ल्यूटीओ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which are setting up rules for the international trade. So let us start. Debate on trade practices. You have seen in chapter 2 that the agriculture sector provides the bulk of employment and a significant portion of the GDP in India. इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है, हमने पढ़ा ही है, और ये जीडीपी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंपेयर टू दिस डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूएस विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी एट 1%। अगर हम इंडिया को यूएस से कंपेयर करें सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पे, यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यूएस के अंदर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में हिस्सा है वो खाली 1% है, जबकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ टाइनी है 0.5%, और वहाँ पे काम करने वालों में, सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करने वालों की परसेंट कितना है, 0.5, जबकि यहाँ पे मोर देन 50% लोग एग्रीकल्चर में इवॉल्व है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, जैसे यूएस का एग्जांपल दिया उसने, वहाँ पे एग्रीकल्चर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 0.5% लोग एम्प्लॉयड हैं, किस में, एग्रीकल्चर में। जीडीपी में कितना शेयर है, सिर्फ 1% शेयर है, और हमारी कंट्री के अंदर उसका उल्टा है। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है, एंड येट वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर in the US receive massive sums of money from the US government for production and for exports to other country. अब यूएस जैसा एक डेवलप्ड कंट्री वो क्या करता है, क्योंकि उसके यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर में 0.5% लोग इवॉल्व हैं, तो वो क्या करता है, उनको बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिकल हेल्प करता है, उनको बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट यूएस गवर्नमेंट उनको अपने फार्मर्स को देती है ना। तो ये तो अच्छी बात है, देती है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्री। अब जब यूएस फार्मर जो है वो जब एग्रीकल्चर उगाता है, और हमने अभी पढ़ा कि जब एग्रीकल्चर सरप्लस एग्रीकल्चर को वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्री के अंदर, ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव। अब क्योंकि उनको इतना पैसा तो अपने यहाँ की गवर्नमेंट से मिल ही रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट को या अपने एग्रीकल्चर को दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सस्ते दामों में। The US farmer can sell the farm प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइस, बहुत लो प्राइस में वो दूसरे देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। कैसे प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट एट लो प्राइस, दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट में यूएस का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बहुत लो प्राइस में बेच दिया जाता है, एडवर्सली अफेक्टिंग द फार्मर्स इन दिस कंट्री। तो यूएस के फार्मर को तो पैसा मिल ही गया यूएस की गवर्नमेंट से, वो दूसरे कंट्री में जाके अपना सामान सस्ते से सस्ते में बेच देता है, और इससे दिक्कत क्या आती है, ये उन कंट्रीज़ के लिए दिक्कत है, वहाँ के जो फार्मर्स है फिर उनका सामान कौन खरीदेगा। मान लीजिए कि यहाँ इंडिया के अंदर पोटैटो या वीट या राइस का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अब यूएस जो है वो अपनी कंट्री से वीट, राइस, पोटैटोज़ ला के इंडिया के अंदर बहुत सस्ते दामों में बेच रहा है। हम कहेंगे कि फार्मर्स का क्या हो रहा है, फार्मर्स वहाँ पे सिर्फ 5.5% है, तो यूएस गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है। तो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमारे यहाँ का जो फार्मर है वो क्या करेगा, वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो ऐसे डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ उनको मानती ही नहीं है, ना सुनती है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती वो रूल थोप दिए जाते हैं। The developing countries are therefore asking developed country governments, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sum of money. तो सेम वही चीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री से कहती है कि हम लोग तो डब्ल्यूटीओ के सारे रूल्स मानते हैं, बट आप लोग डब्ल्यूटीओ के रूल्स हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, जो मना करता है कि फार्मर्स को इतना बड़ा अमाउंट है, फार्मर्स को, गवर्नमेंट को ज़्यादा नहीं पे करना चाहिए, इतने बड़े अमाउंट नहीं पे करने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको अमाउंट पे कर देंगे तो वो अपना फार्म का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है,
वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके सस्ते में बेच रहा है. यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ. इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? डेवलप्ड कंट्रीज़ की गवर्नमेंट से कह रही है कि तुमने तो पहले WTO का कोई रूल्स नहीं माने और हमारे देशों को कहते हो कि हमारे देश की गवर्नमेंट सब फार्मर्स को सपोर्ट ना करे, और खुद अपनी कंट्री के अंदर फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ. ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को कह रही है. तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है. इससे दूसरी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके यहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर नहीं सकती, क्योंकि WTO के ऐसे रूल्स हैं कि गवर्नमेंट बड़े बड़े अमाउंट उनको नहीं दे सकती. और डेवलप्ड कंट्रीज़ WTO की सुनता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने फार्मर्स को तो खूब सपोर्ट कर रहा है. और क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके यहाँ फार्मर है ही US के अंदर 0.5%, है ना. इतना कम फार्मर होगा तो कोई भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी. अब इंडिया के अंदर तो मोर देन 50% है, तो इंडियन गवर्नमेंट कितने फार्मर्स को कितना अमाउंट दे सकती है? वास्ट अमाउंट. तो चलिए, थैंक यू. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. द लास्ट टॉपिक इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. अब फेयर ग्लोबलाइजेशन के पीछे क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या स्ट्रगल है. द अबव एविडेंस इंडिकेट्स, ये एग्जाम्पल की कल के एग्जाम्पल्स की बात बता रहा है. पेज नंबर 70 पे हम लोग आ गए हैं. पेज नंबर 69 पे जो एग्जाम्पल कल पढ़ा था सुशीला वाला. तो द अबव एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. People with education, skill and wealth have made the best use of the new opportunity. On the other hand, there are many people who had not shared the benefit. So it is very clearly signifying that all the people have not made benefit from globalization. सारे लोगों को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा नहीं हुआ. जिनके पास पैसा था, जिनके पास नॉलेज थी, जिनके पास स्किल थी, एजुकेशन थी, उन्होंने तो इस ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा या मुनाफा कमाया. बट एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे, जो अभी कल हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ देखा था, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग थे, है ना, जिनको ग्लोबलाइजेशन से बहुत नुकसान हुआ, उनकी नौकरियां चली गई. सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर. फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट opportunities for all and also ensure that the benefit of globalizations are shared better. See, it can be the question that what are the means by which we can मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, है ना, और क्या स्ट्रगल है और हम इसको कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकते हैं. तो ये वही बता रहा है. तो सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ रियलिटी, अब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते. तो द क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या रेस कर रहा है कि इसको फेयर कैसे किया जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में सबका फ़ायदा तो नहीं हो रहा. कल एग्जाम्पल्स में देखा. तो फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है? द फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. पहली बात तो इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जो सबकी हेल्प करे, उसमें जितने लोग काम करते हैं सबको फ़ायदा हो. ऐसा ना हो कि कुछ सेक्शन को फ़ायदा हो रहा है, कुछ सेक्शन को बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ की नौकरियां चली जा रही हैं. फॉर और एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर. और ये इंश्योर्ड हो कि जो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है, मुनाफा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से सबको मुनाफा हो रहा है, वो सब में इक्वली बटे. ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्शन को बहुत फ़ायदा हो रहा है, किसी एक सेक्शन की नौकरी चली जा रही है, किसी एक कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है, किसी एक कंट्री को खाली नुकसान ही होता जा रहा है. द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग इट पॉसिबल. इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री. तो ये जो फेयर ग्लोबलाइजेशन का जो चैलेंज है, इसमें उस कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, उसको सबका फ़ायदा देखना होगा. ऐसा ना हो कि बस एक ही लोग जो हैं वो मुनाफा कमाएं और एक सेक्शन का लॉस होता रहे. तो वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी. यू हैव रेड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक. फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेटिंग देयर राइट्स. तो हम लोगों ने कल देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही थी? जो लोग इंडस्ट्रीज़ में या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, प्रोडक्शन सेक्टर में काम कर रहे थे. तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि लेबर्स को परमानेंटली नहीं रखा जा रहा था, उनको फ्लेक्सिबल कर दिया गया था. जब ज़रूरत पड़ती थी तब रखा जाता था. उतने टाइम के लिए लेबर जो है वो क्या कहते हैं, जॉबलेस हो जाता था. और फिर लेबर की जो टाइम आवर्स है उसको बढ़ा दिए गए थे, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे, उसकी इनकम रिड्यूस कर दी गई थी कुछ समय के लिए, ताकि गवर्नमेंट द्वारा, ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर आए. ऐसे सिस्टम बनाएंगे तो वर्कर्स की हालत तो ख़राब होगी ही होगी. तो गवर्नमेंट को सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा और वर्कर्स की कंडीशन को भी
सिक्योर करना पड़ेगा, इसलिए लेबर लॉ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें उनके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं और सैलरी फिक्स है ना। जबकि ग्लोबलाइजेशन में कल हम लोग पढ़ रहे थे, इनको घटाया जा रहा था कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, लेबर की कॉस्ट को घटा दे रहे थे क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को नीचे लाने के लिए और कोई तरीका था नहीं। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। तो जो छोटे प्रोडक्ट है गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए जब तक कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ना करने लगे। अब अगर आप हमेशा बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट करेंगे तो छोटे प्रोडक्ट्स या उनमें काम करने वाले जो लोग हैं या उस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं वो क्या करेंगे। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में उस कंट्री के ट्रेड बैरियर्स को कंट्रोल करना है ना, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्म करना चाहिए जिससे ये देखा जाए कि इंडियन जितने ट्रेडर्स हैं या इंडिया में जितनी कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान ना होता हो। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखना चाहिए कि बाहर की कंट्रीज़ कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ला रही है, जिससे इंडिया का लॉस ना हो रहा हो, यहाँ पे काम करने वाले लोगों का लॉस ना हो रहा हो। इट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स। तो yesterday we were studying that WTO is oppressed or dominated by the developed countries. डेवलप्ड कंट्रीज़ WTO के रूल्स को मानती ही नहीं है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर WTO अपने रूल्स ज़बरदस्ती लागू करने लगता है ना, उनको फॉलो करवाता है। तो इट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स। वो WTO के साथ बातचीत कर सकता है कि उनके रूल्स जो हैं वो फेयर हों और सबके लिए इक्वल हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इक्वल हो, ताकि सबके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या लोग हैं काम करने वाले, ग्लोबलाइजेशन से जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, वो इम्पैक्ट या इफेक्ट पॉजिटिव वे में हो। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनके यहाँ लगभग सेम समस्याएं हैं, उनको आपस में एक हो जाना चाहिए और लड़ना चाहिए किसके खिलाफ, WTO के खिलाफ। फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द WTO। उनको WTO के खिलाफ एक हो जाना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने WTO के ऊपर डोमिनेशन कर रखा है, मतलब उसको दबा रखा है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ WTO की मानती नहीं है। अभी हम लोगों ने USA के एग्जाम्पल में पढ़ा कि US जो है अपने यहाँ पे फार्मर्स को इतना ह्यूज सम दे देता है कि वहाँ का फार्मर्स दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपना सामान सस्ते में बेच रहा है और उस कंट्रीज़ के फार्मर्स को इफेक्ट कर रहा है, जबकि WTO ने इस पर रोक लगा रखी है कि कोई भी कंट्री अपने यहाँ के फार्मर्स को इतना लार्ज सम नहीं देगी। बट फिर US ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज वो WTO को रूल्स को मानता ही नहीं है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द WTO, है ना। तो जितने भी WTO के अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं, अब पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे उनके खिलाफ कई सारे रिप्रेजेंटेशन या प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसके बाद WTO जैसा ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोटेस्ट को सीरियसली लेने के लिए तैयार हुआ। दिस हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो यही क्वेश्चन ही था, इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बोर्ड के लिए। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि लोगों का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए। सिर्फ WTO बाहर से बैठ के ग्लोबलाइजेशन को कभी फेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो जो लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं या एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं उनको एक होना पड़ेगा या उनको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो यही एक तरीका है ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने का। जो डोमिनेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ का डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर या डेवलप्ड कंट्रीज़ का WTO के ऊपर, उसको WTO को इक्वलाइज करना पड़ेगा। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को क्या ट्रेड बैरियर्स हटा देना चाहिए पूरी तरीके से या ट्रेड को फ्री कर देना चाहिए पूरी तरीके से। तो यहाँ समझ में आता है नहीं, अगर हम ट्रेड को पूरी तरीके से फ्री कर देंगे या गवर्नमेंट ट्रेड को पूरी तरीके से फ्री एंड कर देगी तो वो फेयर नहीं बचेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ पूरी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने प्रभाव में ले लेंगी या उसको इफेक्ट करेंगी। चलिए, let us conclude this chapter. So let us quickly sum up this chapter. In this chapter we have looked the present phase of globalization. हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन आज के समय कैसा है। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। इसमें सारी कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट होती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं। दिस इज हैपनिंग थ्रू द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है ना। इसमें सबसे बड़ा रोल MNC का। MNC आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन में हमने MNC का रोल पढ़ा। इट हैज़
playing the major role. More and more MNCs are looking for the location around the world that are cheap for their production. As a result, production is being organized in the complex way. धीरे धीरे MNC जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में घूम घूम के वैसी जगहें ढूंढ रही हैं जहाँ पे उनको प्रोडक्शन चीप पड़े, सस्ता पड़े, ताकि वो प्रॉफिट बना सके. इसीलिए जो प्रोडक्शन है आज के टाइम पे बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में होता है. क्यों कॉम्प्लेक्स कहा गया है, जटिल कहा गया है? क्योंकि प्रोडक्शन का जो जितने भी फेजेज़ हैं, हर फेज़ अलग अलग जगह पे हो रहा है, एक जगह पे नहीं हो रहा. MNC को जो चीज़ जहाँ सस्ती पड़ रही है जिस कंट्री के अंदर, वो चीज़ वहाँ पे करवा रहा है, जिसकी वजह से किसी कम प्रोडक्शन का कुछ पार्ट किसी कंट्री में हो रहा है, कुछ पार्ट किसी कंट्री में हो रहा है, कुछ पार्ट किसी कंट्री में हो रहा है, कुछ पार्ट किसी कंट्री में हो रहा है. इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली IT हैज़ प्लेड अ मेजर रोल. हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से दो थे, लिबरलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाए, मार्केट को इंक्रीज़ कर पाए, और जो फार्मर्स या जो प्राइमरी सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव कर पाए. इन एडिशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन. इन्वेस्टमेंट हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का, है ना, जिसकी वजह से अब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है और कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है. एट द इंटरनेशनल लेवल WTO हैज़ पुट प्रेशर ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. यही बात हम लोग अभी बार बार पढ़ रहे हैं कि WTO जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर करती है कि वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर लिबरलाइज कर दे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने रूल्स खुद फॉर्म कर रही है और WTO के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है. यही पार्ट थोड़ा सा गलत है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लोबलाइजेशन है वो फेयर नहीं है, जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रगल ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन. वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड वेल ऑफ कंज्यूमर्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस सर्विस स्किल्स एजुकेशन एंड वेल्थ, मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स हैव सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग कॉम्पिटिशन. तो वी हैव सीन दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट प्लेड इक्वल रोल विद ऑल द पीपल engaged in globalization. For some who are well off consumer as well as producers, skill educated and wealth by wealth, तो उनका तो प्रॉफिट होगा, बट स्मॉल प्रोड्यूसर्स वर्कर्स हैव सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग कंपटीशन. कंपटीशन बढ़ने की वजह से छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे, उनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा. ये हम लोगों ने लास्ट के एग्जाम्पल में पढ़ा. Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefit of globalization are shared better. अभी लास्ट में हम लोगों ने जो स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन पढ़ा उसमें देखा कि जब तक ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट सब में शेयर नहीं होंगे और ग्लोबलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो सबको नहीं होगा, तब तक फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता. चलिए, थैंक यू क्लास. नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. थैंक यू क्लास.